closure of dealerships and plants due to COVID-19 induced lockdowns has resulted in an unprecedented situation for automakers all across the world. And Maruti Suzuki has reported zero sales in the domestic market in April 2020. देखिए, मार्केट में बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होती है जो मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट करती है और बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होती है जो मारुति सुजुकी की तरह मार्केट को डोमिनेट करती है। अगर आप मारुति सुजुकी की बात करो तो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक मारुति सुजुकी के पास 50.1% शेयर था इंडियन मार्केट का, लेकिन वही शेयर फाइनेंशियल ईयर 2021 आते आते 45% तक आ गया था और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक मारुति का शेयर 40% तक आ जाएगा। तो जिस कंपनी ने इतने साल इंडियन मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट किया है, आखिर ऐसे कौन सी रीजंस है जिसके कारण उसका जो मार्केट शेयर है वो गिरते जा रहा है, आइए समझते हैं इसको इस वीडियो में। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको उसके थोड़े हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। अगर हम उसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि 1940 से 1980s का जो दौर है, तो जो ऑटोमोबाइल इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे उसमें थे हिंदुस्तान मोटर्स जो कि अपने एम्बेसडर गाड़ी के लिए फेमस थे, फिर आती है फिएट जो अपनी प्रीमियर पद्मिनी के लिए फेमस थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप्स आती है जीप बनाने में ज्यादा फोकस कर रही थी, और वहीं पे आती है टाटा जिसने अब तक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एंट्री नहीं की थी लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स को अच्छा खासा सेल कर रहे थे। अब अगर आप इन सारी कंपनीज को क्लोजली फॉलो करोगे तो अब ये तो पाओगे कि ये सारी कंपनीज गाड़ियां तो बना रही है, लेकिन इन सारी कंपनीज में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो अपने मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए गाड़ी बना रही थी। 1952 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सोशलिस्ट सॉर्ट ऑफ लीडर थे। क्योंकि वो सोशलिस्ट सॉर्ट ऑफ लीडर थे इसलिए उनकी जो पॉलिसीज थी वो भी काफी सोशलिस्ट नेचर की थी, जिसके चलते हुए 1952 में उन्होंने टैरिफ कमीशन को इंट्रोड्यूस किया। अब इस टैरिफ कमीशन की दो खासियत थी। किसी भी विदेशी कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, उनको इंडिया में एक बिजनेस पार्टनर को चूज करना है। जो कंपनी सब कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो इंडिया के बाहर कर रही है लेकिन इंडिया में सिर्फ असेंबल कर रही है, उसको इस प्लान से बाहर रखा गया। अब इसके चलते हुए ये हुआ, फोर्ड, जनरल मोटर जैसी टॉप अमेरिकन कंपनीज थी वो इंडिया से एग्जिट करती है। जैसे ही ये कंपनी इंडिया से एग्जिट करती है, इसके कारण जो डिमांड होती है गाड़ियों की वो काफी बढ़ी हुई होती है और जो सप्लाई है वो कम होती है। इसके कारण जो मैन्युफैक्चरर्स बच भी जाते हैं इंडिया में, वो अपनी गाड़ियों के रेट हाई कर देते हैं, और जैसे ही वो अपनी गाड़ियों के रेट हाई कर देते हैं उस रेट पे नॉर्मल लोगों के लिए गाड़ी खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप उस टाइम में कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न को भी नोटिस करोगे तो आप ये पाओगे कि हम कंज्यूमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर पाते हैं। कैटेगरी 1 में आती है लोअर इनकम ग्रुप के लोग, कैटेगरी 2 में आते हैं मिडिल इनकम ग्रुप के लोग, और कैटेगरी 3 में आते हैं हायर इनकम ग्रुप के लोग। अगर आप कैटेगरी 1 के लोगों को देखोगे तो वो स्ट्रैटा है जिसके पास कभी उतना डिस्पोजेबल इनकम था ही नहीं कि वो एक गाड़ी को खरीद सके। तो अगर गवर्नमेंट को चेंजेस लाती भी है तो इनके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ना ये पहले गाड़ी खरीद पाते थे ना ये अब गाड़ी खरीद पाते हैं। वहीं पे अगर आप कैटेगरी 3 को देखोगे जो कि एलिट कस्टमर है, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, इसलिए अगर डिमांड बढ़ भी जाता है और सप्लाई की शॉर्टेज हो भी जाती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उनको पे करना पड़ता था उसको कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी क्योंकि उनके पास सरप्लस कैश था। इसीलिए प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से इनका कोई लेना देना था नहीं। अब जो बच जाते हैं वो है इंडिया की मिडिल क्लास। आपको पता होगा कि इंडिया की मिडिल क्लास किस तरीके से चलती है, क्योंकि इनकी इनकम लिमिटेड होती है और इसी लिमिटेड इनकम में उनको अपने रिसोर्सेज को खरीदना पड़ता है, और इसी के चलते हुए आप ये नोटिस करोगे शायद टैरिफ कमीशन आने से पहले गाड़ी को खरीद पाता क्योंकि गाड़ियों के रेट्स कम थे। टैरिफ कमीशन आने के बाद उनके लिए गाड़ी खरीदना अनअफोर्डेबल रेंज में चला गया क्योंकि वो उनके बजट से मैच नहीं करता है। इसलिए हम ये पाते हैं कि जो अर्बन की मिडिल क्लास है वो क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कार, तो वो 2 व्हीलर्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जिससे इंडिया में 2 व्हीलर्स की डिमांड भी बढ़ने लगती है। उसके बाद टाइम बीतता है और हम पहुंच जाते हैं 1980s में। ग्रोइंग मिडिल क्लास एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास होती है। ये ऐसी पॉपुलेशन थी जो अपने इनकम को स्पेंड करना चाहती थी गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं थे और इसीलिए ये लोग 2 व्हीलर से समझौता कर रहे थे कहीं ना कहीं। 1980s में जब गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है कि इसकी जो ग्रोइंग एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है उसको एक अफोर्डेबल गाड़ी चाहिए, तो गवर्नमेंट हाथ मिलाती है जापान की सुजुकी कंपनी के साथ, और यहाँ से शुरू होती है मारुति सुजुकी की जर्नी इंडिया में। 1983 में मारुति अपनी पहली आइकॉनिक कार मारुति 800 को इंडिया में लॉन्च करती है, और अगले साल ही मारुति वैन, 95 में मारुति एस्टीम, 87 में जिप्सी, ऐसे करके पूरे डेकेड में मारुति अपनी गाड़ीज को रिलीज करते जाती है। अब कहीं ना कहीं मार्केट में जो इतने सालों से एक वॉइड क्रिएट हो गया था क्योंकि कोई कंपनी नहीं थी जो मिडिल क्लास के डिमांड को मैचअप कर सके, अब मारुति उस एरिया में खड़ी उतरती है और कहीं ना कहीं वो डिमांड को मैच करने की कोशिश करती है और बहुत हद तक मैच भी कर पाती है। इसलिए आप अगर हमसे पहली वाली जनरेशन से पूछोगे कौन सी गाड़ी खरीदना चाहिए तो वो डेफिनेटली सबसे पहले मारुति को ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे या उनके एक जनरेशन पहले उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी वो मारुति की गाड़ी थी, क्योंकि वो सिंबलाइज करती है इंडियन मिडिल क्लास को। अब इसके साथ जैसे जैसे टाइम बीतने लगा मारुति का मार्केट शेयर इंडिया में ग्रो करने लगा,
और 2003-2004 में वो ऑल्टो, वैगनआर और स्विफ्ट जैसी गाड़ियों को मार्केट में उतारती है। इस टाइम पे मारुति का अच्छा खासा मार्केट पेनिट्रेशन हो चुका था पूरे इंडिया में और अच्छे खासे मार्केट शेयर के साथ बैठी हुई थी। लेकिन 2008 आते आते मारुति ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न को रियलाइज किया था। उन्होंने ये देखा कि उनकी टोटल सेल्स में से सिर्फ 3.5% ही सेल्स ऐसी है जो कि विलेज एरिया से आ रही थी और बाकी जितनी भी सेल्स थी वो अर्बन एरिया से आ रही थी। माइंड वेल इस टाइम तक मारुति ने अपने सर्विस सेंटर के नेटवर्क अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर दिए थे और उस टाइम पे मारुति की गाड़ियों को खरीदने के लिए एनकरेज किया जाता था क्योंकि मारुति की गाड़ी को रखना और उसकी मेंटेनेंस बहुत चीप होती थी, उसके स्पेयर पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल होते थे और उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही हाई होती थी कंपेयर टू अदर कार्स। इसी कारण से लोग प्रमोट कर रहे थे कि आपको मारुति की गाड़ी खरीदनी चाहिए। जब मारुति 2008 में पहुंचती है और जब उसको ये चीज रियलाइज होता है कि उसके जो मार्केट शेयर है उसका सिर्फ 3.5% ही विलेज एरिया से आ रहा होता है, तो मारुति अपना सबसे आइकॉनिक कैंपेन लॉन्च करती है जिसका नाम होता है हर घर मारुति। आपने शायद उसका ये एड भी देखा होगा। India comes home in a Maruti Suzuki. 2008 में जब हर घर मारुति कैंपेन लॉन्च होता है वो इतना सक्सेसफुल होता है कि 2013 आते आते जिस मारुति का शेयर 3.8% था रूरल एरियाज में वो बढ़कर 31% तक पहुंच जाता है। अब इस बीच हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस करना शुरू करते हैं इंडियन मार्केट में। हुंडई जैसी कंपनीज जो है उस टाइम पे ऑल तो उनके पास ज्यादा मार्केट शेयर था नहीं, लेकिन वो अपनी प्रीमियम सेगमेंट कार्स को लॉन्च करना शुरू करते हैं जिसमें i20 वर्ना आती है। लेकिन आप मारुति की बात करोगे, मारुति इस टाइम तक अपने अफोर्डेबल कार को सेल तो कर रही थी, लेकिन जब भी मारुति ने प्रीमियम सेगमेंट में एंटर करने की सोची थी अपने SX4, किजाशी या ग्रैंड विटारा के थ्रू, तो मारुति को अच्छे खासे लॉसेस इंकर करने पड़े थे। इस बीच मारुति को ये आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपने प्रीमियम ब्रांड को नाम थोड़ा चेंज करें और उस नेक्सा के नाम से प्रेजेंट करना शुरू करती है, जिसमें आज के टाइम पे बेलिनो, इग्निस, एस-क्रॉस जैसी गाड़ियां मारुति बेचना शुरू करती है। 2015 से 2020 तक ये मारुति का एक ऐसा डिसीजन होता है जो मारुति को अच्छा खासा मार्केट शेयर देता है और मारुति को मार्केट लीडर बना के रखता है विद 50.1% ऑफ टोटल मार्केट। लेकिन 2021 आते आते हम कुछ इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ इवेंट्स को नोटिस करते हैं। जब हम 2020 में मारुति का शेयर 50.1% था, वहीं पे 2021 आते आते उसी मारुति का शेयर 45.1% तक पहुंच गया और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक मारुति का ये शेयर 40.3% तक आ जाएगा। लेकिन मारुति जो अपने लॉन्च से मार्केट को बस डोमिनेट करते आ रही है, उसके शेयर में सडन गिरावट आखिर आई कैसे? जब से इंडिया में पिछले 7-8 सालों से बजट एसयूवी लॉन्च होनी शुरू हुई है, तब से कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट में एक सिग्निफिकेंट चेंज हमको देखने को मिला है। जो लोग पहले सेडान या हैचबैक खरीदे थे, उनकी डिमांड भी अब एसयूवी को लेकर बढ़ने लगी है और सेडान और हैचबैक की टोटल इंडिया में डिमांड भी इंडिया की टोटल एसयूवी डिमांड से कम है। इसका मतलब ये है कि जितने भी नए कस्टमर्स अब गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस एसयूवी को ट्राई करना चाहते हैं। अब ये एक मेजर रीजन है जिसके कारण जो नए कार बायर्स है वो टाटा या महिंद्रा की तरफ ज्यादा शिफ्ट होना पसंद करते हैं क्योंकि वो रिलायबल एसयूवी सेल कर रहे हैं एट अ बजट प्राइस एज कम्पेयर टू मारुति। अगर आज के टाइम पे आप टाटा या महिंद्रा को देखोगे तो उनके पास ऑलमोस्ट हर सेगमेंट के लिए एक ऐसी गाड़ी है। वहीं पे अगर आप मारुति की बात करोगे तो मारुति के पास आज के टाइम पे सिर्फ विटारा ब्राज़ा है जो एक ऐसी एसयूवी है जो कि हाई अमाउंट पे सेल होती है। अगर आप एस-क्रॉस को भी इसमें कंपेयर करोगे, लेकिन एस-क्रॉस की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है इंडियन मार्केट में जितनी कि ब्रेजा की है। वहीं पे अगर आप बात करोगे दूसरी कंपनीज की जैसे महिंद्रा, टाटा हो गई, वो आज भी अपना डीजल ऑप्शन कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है अपने कंज्यूमर्स को। लेकिन अगर आप मारुति की बात करोगे तो उन्होंने अपने डीजल ऑप्शन को पूरी तरीके से मार्केट से कट कर दिया है और मारुति की गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी पे अवेलेबल है। अब ये एक मेजर रीजन हो सकता है जिसके कारण जो मारुति मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं 50% से ड्रॉप होकर 45% पे आया है। अब मारुति एक्सटेंसिवली अपने ईवी नेटवर्क पे काम कर रही है, लेकिन मारुति का ईवी नेटवर्क टाटा या महिंद्रा जितना अभी तक स्ट्रॉन्ग इंडिया में हुआ नहीं है। तो अगर हम पूरी वीडियो को कंक्लूड करें तो हम ये पाएंगे ऑल्दो मारुति के पास नो डाउट 40.1% शेयर है, लेकिन एक टाइम पे इंडियन मार्केट का अच्छा खासा शेयर हिंदुस्तान मोटर्स के पास भी था। लेकिन मारुति आने के बाद मारुति ने इस मार्केट को इस तरीके से डोमिनेट किया कि दूसरी कार कंपनी कहीं ना कहीं पीछे रह गई। अगर मारुति खुद को इवॉल्व ना करे विद टाइम तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में शायद ये देख पाएंगे कि मारुति का जो मार्केट शेयर है वो अच्छा खासा फ्यूचर में गिर चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जाके बता दीजिएगा आपको ये केस स्टडी कैसी लगी और आप नेक्स्ट केस स्टडी किस बिजनेस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो या किस जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।